धन्यवाद संचालक महोदय। इस सभागार में आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हमारी मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर रीता सिंह जी, आप समाजशास्त्र विभाग में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। आपने काफ़ी लंबे अरसे तक महिला अध्ययन केंद्र में संयोजक की भूमिका निभाई है। आप बहुत ही विनम्र, कर्मठ और बहुत ही अध्ययनशील हैं। आपका भाषण आप सुनेंगे तो आपकी समझ में आएगा। मैं आपका अपनी तरफ से, महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भाई, हमारे गार्जियन और हमारे अत्यंत शुभचिंतक तिलकधारी महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य, बीएड विभाग के विभागाध्यक्ष, पूर्वांचल विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर समर बहादुर सिंह जी, जिनके बारे में मुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ उपस्थित एक व्यक्ति हमसे ज़्यादा उनको जानता है। मैं आपका अपनी तरफ से, महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे समाजशास्त्र विभाग की सक्रिय, कर्मठ और बहुत ही समर्पित विभागाध्यक्ष डॉक्टर सारिका जी, हालांकि आपका कार्यक्रम है लेकिन फिर भी मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आपने बहुत ही व्यवस्थित, बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही उपयोगी मुद्दे को व्याख्यान के लिए चुना हुआ है। यहाँ हमारे सामने उपस्थित हमारे सभी अग्रज और हमारे कनिष्ठ प्राध्यापक बंधु, प्राध्यापिका बहनों, आप सबका मैं अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे चूँकि स्वागत करने के लिए ही कहा गया है, इसलिए और कुछ कहना थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अध्यापक बिना बोले रह नहीं सकता है। कुछ न कुछ तो बोलेगा ही, कितना भी प्रतिबंध लगाएंगे तब भी बोलेगा। निश्चित रूप से आज हम लोग जिस विषय पर यहाँ एकत्रित हैं, उस विषय की गंभीरता के बारे में कुछ भी कहने सुनने को शेष नहीं है। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। मुख्य बात जो बोलनी है वो मैडम को बोलनी है और किसी को बहुत बोलने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो पहले के वक्ता हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड डेवलप करें। कम से कम श्रोता और वक्ता के बीच में वह प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश हो जाए कि दोनों कम से कम यह तो स्पष्ट रूप से जान ही लें कि श्रोता को सुनना क्या है और वक्ता को बोलना क्या है, और दोनों का माइंडसेट क्लियर रहे तो दोनों को सुविधा होती है। तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना पहले के वक्ताओं की जिम्मेदारी है, और ईमानदारी यह भी है कि उन्हें विषय छूना नहीं है, क्योंकि विषय छूने की जिम्मेदारी सिर्फ वक्ता की है। तो बिना कुछ बोले आपको वह सब समझा जाना है जो बहुत कुछ बोल करके समझाना चाहिए। आज हम लोग वुमेन्स इक्वालिटी डे के अवसर पर यहाँ एकत्रित हैं, लेकिन हमारे आज के भाषण का शीर्षक जेंडर इक्वालिटी है। वास्तव में वुमेन्स इक्वालिटी की जब आप बात करते हैं, जिस उद्देश्य से यह दिन मनाया जाना शुरू किया गया, तो इसलिए कि आज के दिन 1920 में आपको वोटिंग राइट मिले। लेकिन हम लोगों ने जानबूझ करके वुमेन्स इक्वालिटी डे पर कोई भाषण नहीं रखा। जानबूझ करके हम लोगों ने भाषण रखा जेंडर इक्वालिटी पर। वास्तव में जो गोल है पूरे सृष्टि का, वह जेंडर इक्वालिटी है। कहने का मतलब यह है कि हमारा लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को पाने के लिए जो हम प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं वो बाकी चीज़ें हैं। बाकी चीज़ें क्या है, उसमें अब चाहे जेंडर पैरिटी की बात करें, इनइक्वालिटी इंडेक्स की बात करें, या जो भी कहें, ये सब का सब केवल प्रयास है। उद्देश्य हमारा जेंडर इक्वालिटी है। अब सवाल यह है कि जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या है। तमाम थिंकर्स ने ये कहा कि जेंडर इक्वालिटी का मतलब ही होता है कि
जब सोसाइटी से जेंडर का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाए तो समझ लिए जेंडर इक्वालिटी इस्टेब्लिश हो गई। और निश्चित रूप से एक बड़ा चैलेंज है, जेंडर का वर्ड गायब हो जाए, इसका मतलब महिला पुरुष का भेद गायब हो जाए, बालक बालिका का भेद गायब हो जाए और सभी एक ह्यूमन बीइंग के रूप में एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बन जाए। और ऐसी स्थिति को प्राप्त करने का जो भी प्रयास किया जाता हो वही जेंडर इक्वालिटी के लिए की जाने वाली प्रैक्टिसेस हैं। तो करेंगे क्या आप? अब ये तो बहुत कठिन है कि जेंडर इक्वालिटी के लक्ष्य को तुरंत पा लिया जाए। तब क्या करेंगे? कम से कम उसके आसपास की जो चीज़ें हैं, जैसे जेंडर न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट है, जेंडर पैरिटी का कॉन्सेप्ट है, इन सब पर हम काम कर सकते हैं। और ये होगा कैसे? कैसे ये चेक होगा? तो उसके लिए ये जिस दिन आप यह इस्टेब्लिश कर ले जाएंगे कि जो राइट्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो प्रिविलेज हैं, प्रोटेक्शंस हैं, अगर ये सारे सब के लिए उपलब्ध हैं बिना इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, तब समझिए जेंडर इक्वालिटी है। हम ये कहते हैं कि वोट देना है, बस यही बात ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर आगे ये कहना पड़ा कि महिला पुरुष दोनों को देना है, इसका मतलब भेद अभी बना हुआ है। सिर्फ हमको ये कहना है कि नौकरी करनी है। नौकरी करनी है का मतलब है कि अब कोई भी कर सकता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। तो हमारे कार्यक्रम में अभी तुरंत हमारे अन्य अतिथि उपस्थित हुए हैं। मैं शिक्षक संघ के अपने महामंत्री डॉक्टर राहुल कुमार जी से निवेदन करता हूं कि आप अपना खाली स्थान भरें। राहुल जी आइए, बैठे भैया। तो जितनी भी सुविधाएं हैं, अगर ये सारी कुछ, अगर आपके राइट्स सबके बराबर हैं, सभी इजीली सारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, प्रोटेक्शन सबको एक जैसा है, अपॉर्चुनिटी सबके लिए एक जैसी हैं, तो इसका मतलब कि जेंडर इक्वालिटी है। अब आप देखें, सवाल यह है कि यह स्थिति उत्पन्न कैसे होगी। मैडम आपको विस्तार से बताएंगे। मुझे लगता है कि हम सभी लोगों का यह प्रॉब्लम है कि हम लोग समस्या के लिए चिंतित बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन माइंडसेट में परिवर्तन करने को तैयार नहीं है। जब तक अपना माइंडसेट हम नहीं बदलेंगे तब तक हमारी चिंता से कोई काम नहीं चलेगा। महिला पुरुष बराबरी के लिए हम चिंतित बहुत हैं, लेकिन जब हमें खुद बिहेव करना होता है तो हम ईमानदारी से उस लेवल पर बिहेव नहीं करते जिस लेवल हमको करना चाहिए। चाहे अपने घर में बहू बेटी के साथ हो, चाहे बहन बेटी अपने खुद की लोगों के साथ हो, चाहे समाज में महिला पुरुष के साथ हो, हमारा विभेद थियरी में भले ना हो लेकिन व्यवहार में दिखता ही दिखता है। तो जब तक हम सिद्धांत और व्यवहार में दोनों एक रूप में व्यवहार नहीं करेंगे तब तक हम कोई उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ये निश्चित है। अब ये करेंगे कैसे? तो उसके लिए ज़रूरत है कि समाज के जितने भी रिजर्वेशंस हैं वो समाप्त हों, जितने भी प्रिविलेज हैं सबके लिए वो समाप्त हों। तो जब रेस्ट्रिक्शंस फ्री और प्रिविलेज फ्री सोसाइटी होगी तभी जा कर के जेंडर इक्वालिटी की बात होगी। किसी को न कोई विशेष सुविधा, न किसी को कोई विशेष तरह का दबाव, महिला होने के नाते महिला पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए और पुरुष होने के नाते पुरुष को कोई विशेष लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो जितना हम सिद्धांत में कहते हैं उसको अगर हम व्यवहार में पालन करते हैं और इस तरह की सोसाइटी, और मुझे लगता है कि इस तरह की सोसाइटी न तो भाषण से आएगी, न कानून से आएगी, न नियम से आएगी, यह ईमानदारी से, अच्छी परवरिश से, अच्छे परिवार से और अच्छे संस्कार से आएगी। जब तक हम ह्यूमन बीइंग के सोचने का तरीका नहीं बदलेंगे, जब तक उसका दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे, जब तक हम एक्सेप्टेबिलिटी का लेवल नहीं बढ़ाएंगे, तब तक जेंडर इक्वालिटीज़ किसी नियम कानून से प्राप्त करना संभव नहीं है। एक बार मैं फिर से अपनी बात यहीं छोड़ते हुए आगे मैडम के लिए, मैडम ज़्यादा तकनीकी रूप से, ज़्यादा व्यवहारिक रूप से और ज़्यादा तथ्यों के साथ आपको अपनी बात प्रस्तुत करेंगी। मैं एक बार फिर से यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। संतोष जी, इस कार्यक्रम में